नेक्स्ट चैप्टर है आपका ओवरहेड। 3 चैप्टर आपके हो गए, कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर। अगर आप ओवरहेड जोड़ दोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका 35 से 40 नंबर का सिलेबस कवर हो जाएगा इन 4 चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही फ्लो में है। ठीक है, उसके बाद आपके मिसलेनियस चैप्टर्स रह जाएंगे। आपका लगभग 35 से 40 नंबर का सिलेबस जो है इन 4 चैप्टर्स में कवर होता है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ओवरहेड है क्या चीज़? हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था। ओवरहेड का मतलब हर वो खर्चा जिसको आप डायरेक्टली नहीं बांट सकते। बात क्लियर है? मुझे नहीं पता कि इस मार्कर को बनने में, इस एक पर्टिकुलर मार्कर को बनने में मैनेजमेंट यानी मैनेजर लगा लो, मैनेजर ने अपना कितना ध्यान दिया होगा। लेबर का तो पता है, लेबर ने कितना टाइम लगाया, मशीन कितनी देर चली, मटेरियल कितना लगा, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन मैनेजर ने इसको सुपरवाइज करने में कितना टाइम लगाया, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। या फिर जिस फैक्ट्री में बना उस फैक्ट्री के रेंट का कितना हिस्सा इस पे जाना चाहिए, नहीं बता सकते। बिजली इसको बनने में कितनी लगी, नहीं बता सकते। हर प्रोडक्ट को बनने में 2 तरह के खर्चे लगते हैं, एक डायरेक्ट खर्चे और एक इनडायरेक्ट। जिस खर्चे को आप ट्रेस कर सकते हो, पहचान सकते हो, वो डायरेक्ट खर्चा। जिस खर्चे को नहीं पहचान सकते वो इनडायरेक्ट खर्चा। तो अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपेंसेस की बात करूं यानी कॉस्टिंग की बात करूं, या तो डायरेक्ट खर्चे लगते हैं या फिर इनडायरेक्ट। जिस खर्चे को डायरेक्टली आइडेंटिफाई खर्चा को डायरेक्ट, जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट खर्चे में या तो वो होगा मटेरियल का या फिर होगा लेबर का। मटेरियल होता तो हमने पढ़ लिया मटेरियल के चैप्टर में, लेबर होगा तो हमने क्या कर लिया, लेबर के चैप्टर में पढ़ लिया। लेकिन अगर वो खर्चा इनडायरेक्ट है, चाहे मटेरियल के नेचर का है, चाहे लेबर के नेचर का है, चाहे किसी एक्सपेंस के नेचर का है, कोई ऐसा खर्चा, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे लेबर, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये सारे के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, ओवरहेड में। क्लियर है? तो बेसिकली मेरी कॉस्टिंग के 3 पार्ट्स हो गए, मटेरियल, लेबर और जितने सारे इनडायरेक्ट बच गए वो सारे इनडायरेक्ट को क्या बोलेंगे, ओवरहेड। और ओवरहेड को हम फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है वो बाद में देखेंगे। बात क्लियर हुई? तो ओवरहेड का मतलब हर वो खर्चा जो इनडायरेक्ट है, जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, हम क्या करते हैं, ओवरहेड में डाल देते हैं। तो ओवरहेड को रिकवर करने का सबसे तरीका क्या है, सिंपल देखो। कहता एक हमने पूल बना लिया, जितने भी खर्चे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, एक बार तो सारे इसमें डालो। रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली पानी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस, जो भी खर्चे जिसको भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सबको किस में डालो, ओवरहेड में। अब ओवरहेड में आपके जितने भी खर्चे हो गए, हमको क्या करना है, उन सब खर्चों को अल्टीमेटली क्लाइंट से रिकवर करना है। तो कोई एक रीजनेबल बेस मान के हम वो सारे खर्चे थोड़े थोड़े करके रिकवर करेंगे। क्लियर है? ओवरहेड का ये मतलब नहीं कि सारे खर्चे इसमें डाल दिए, इसमें मान लो 50,000 रुपये का खर्चा आ गया, 1000 यूनिट मान लो मैंने बेचे, तो सबसे 50-50 रुपये ले लो। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तरीका कहाँ यूज होता है, छोटे बिजनेसेस में, जहाँ पे किसी क्लाइंट की जेब से 50 की जगह 55 चला जाए, 55 की जगह 60, फर्क नहीं पड़ेगा। जो छोटे बिजनेसेस है, आप ऐसा कर सकते हो कि सारे खर्चे इकट्ठे करके, मान लो 1000 यूनिट बनाए तो 1000 पे डिवाइड करके 50 रुपये ले लो। लेकिन जो बड़े बिजनेस है, वहाँ पे आपको डिटेल में ओवरहेड का चैप्टर अप्लाई करना पड़ेगा। और ओवरहेड कहता है कि ऐसे डायरेक्ट 50,000 नहीं बटेगा, एक सिस्टम से बटेगा। सिस्टम का क्या मतलब है, कहता जो खर्चा जिस रीजन की वजह से हुआ, आप रिकवर भी उसी सोर्स से करोगे। मतलब रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मिसलेनियस, जो खर्चा जिस कारण से हो रहा है, आपको रिकवर भी उसी कारण के अकॉर्डिंगली करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। ओवरहेड कहता है खर्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2 तरह से होता है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, और फिर वो रिकवर होते हैं। कोई भी खर्चा होगा, सबसे पहले वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर उसका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी एक खर्चा 2 बार बटेगा, पहले इसमें, इसके बाद फिर उसमें, और फिर जो उसमें फाइनल आएगा वो खर्चा कस्टमर से रिकवर किया जाएगा। बात क्लियर हुई? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे, हर खर्चे के होने का सबसे पहले रीज़न निकालो, और उसी रीज़न के बेस पे मुझे वो खर्चा कस्टमर पे अभी नहीं बांटना, अभी मैं बांट रहा हूँ डिपार्टमेंट्स में। इस एकेडमी की बात करते हैं
मान लो इस अकेडमी पे ओवरहेड्स क्या क्या होंगे, रेंट, स्टेप 1 है सारे ओवरहेड इकट्ठे कर लो, एक पूल में डाल दो, रेंट, बिजली, पानी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, जितने खर्चे हैं पूरी अकेडमी पे लग रहे हैं सारे मैंने क्या करे, एक इकट्ठे कर दिए। ये खर्चे अब क्या करने हैं, रिकवर करने हैं क्लाइंट से। सबसे पहला तरीका क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहता है आप डिपार्टमेंट वाइज खर्चों को बांटो। अब डिपार्टमेंट की बात करूं, 2 क्लासरूम, 1 ऑफिस और 2 क्लासरूम ऊपर, यानी मैंने क्या किए, 5 डिपार्टमेंट बना दिए। यानी ये जो टोटल खर्चा हो रहा है अगर मैं बात करूं तो 5 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, 4 क्लासरूम और 1 ऑफिस। बात समझ में आई? तो इसको हम 2 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं आपके, एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट कुछ काम कर रहा है, क्लाइंट को कुछ बेचने में हेल्प कर रहा है, कुछ आपका प्रोडक्शन दे रहा है, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और जो डिपार्टमेंट खुद कुछ नहीं रेवेन्यू जनरेट करता, सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट की मदद करता है, उसको बोलेंगे सर्विस डिपार्टमेंट। क्लियर है? तो क्लासरूम है, क्लासरूम हमारा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, लेकिन ऑफिस इंडिपेंडेंटली कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। जो पर्सन ऑफिस में आके बैठ रहा है वो पैसे नहीं दे रहा, ऑफिस सिर्फ मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है चारों क्लासरूम्स की। बात समझ आई? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 4 और 5वां हमारा हो गया सर्विस डिपार्टमेंट 1। बात समझ आ गई? सबसे पहला मेरा स्टेप क्या रहा, मैंने सारे ओवरहेड्स को इकट्ठा किया और वो ओवरहेड जिस जिस डिपार्टमेंट में बांटना है वो सारे डिपार्टमेंट्स के नाम लिख दिए। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। डिपार्टमेंट वो कहता है 2 होते हैं, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन जो रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है और सर्विस जो रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ हेल्प करता है। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने मोबाइल का आउटलेट बनाया हुआ है, आप मोबाइल खरीदने जाते हो, तो वो जो शॉप है जो मोबाइल आपको बेच रहा है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है। लेकिन उसका मान लो कोई रिपेयर सेंटर बना हुआ है, आप रिपेयर कराने उसके पास जा रहे हो, उसको आप कुछ पैसे नहीं दे के आ रहे, तो रिपेयर वाला रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रोडक्शन वाले की हेल्प कर रहा है। अगर उस कंपनी का रिपेयर सेंटर नहीं होगा आप उसका मोबाइल नहीं खरीदोगे। बात समझ आ गई? तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करे, और सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोडक्शन वाले की क्या कर रहा है, हेल्प। जैसे कंपनी है, कंपनी का वेयर हाउस है, वेयर हाउस कुछ नहीं बेचता, वेयर हाउस सिर्फ क्या करता है, गुड्स को रखता है और जब कंपनी को जरूरत है उन गुड्स को कंपनी में भेज देता है। तो वेयर हाउस कैसा डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है। रिपेयर मेंटेनेंस वाले कैसे डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट। बात समझ आ गई? डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये यहां से रिवेन्यू जनरेट होगा, ऑफिस में कोई पर्सन आएगा मैं एंट्री चार्ज नहीं ले सकता, तो ऑफिस कुछ भी रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा। तो ऑफिस कैसा डिपार्टमेंट है, सर्विस, जो प्रोडक्शन को सर्विस देता है। बात क्लियर हुई? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एक खर्चा लिखते जाओ। रेंट, मैंने अभी आपको बताया आपको सारे खर्चे इकट्ठे करके एक ही बार में नहीं बांटने, एक एक खर्चे को अलग अलग बांटना है। सबसे पहला खर्चा रहेगा रेंट। रेंट कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे लगा होगा? मान लो 50,000 रुपये रेंट है, रेंट कैसे लगता है? जो पर्सन, आपको सिंपल देखना है कि जो खर्चे की बात हो रही है वो खर्चा लगा कैसे होगा। एक बिल्डिंग का रेंट थोड़ा है, दूसरी का ज्यादा, क्या रीजन है? एरिया। रेंट लगता है आपका एरिया के हिसाब से। बात समझ आ गई? तो सबसे पहले आपको देखना है रेंट आया क्यों है, यहां पे एक आप लिख दो बेसिस। रेंट आया एरिया के हिसाब से, ये आपका हो गया टोटल। अभी मैं सिर्फ प्राइमरी की बात कर रहा हूं, सेकेंडरी बाद में करेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अभी सिर्फ। टोटल रेंट है मान लो 50,000 रुपए का। मान लो पांचों रूम का एरिया इक्वल है, तो पांचों में खर्चा कितना चला जाएगा? 10,000। बात समझ आ गई? रेंट हुआ क्यों था? एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से सब में इक्वल बढ़ जाएगा। मान लो इनका एरिया जो है, ये वाला रूम बड़ा है, 4:2:2:2:2 और ऑफिस का 1 है, इस रेशो में है इनका एरिया, तो 50,000 भी क्या आ जाएगा? इसी रेशो में। मतलब जो बड़ा रूम उसके ऊपर रेंट का पोर्शन भी क्या होगा? बड़ा, क्योंकि उसमें स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो रिकवरी क्या हो सकती है? ज़्यादा। जो छोटा रूम उसमें एरिया कम तो रेंट का पोर्शन भी कम।
बोलो भी, बात समझ आ गई। तो रेंट मेरा कैसे बटेगा, एरिया के हिसाब से। इसी तरह प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे क्या करना है, जितने भी खर्चे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारे खर्चे लिख दूंगा, सबका टोटल लिख दूंगा। और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका बेस क्या होना चाहिए, और उस बेसिस की रेशो में सब में बांट देंगे। और लास्ट में क्या कर देंगे, इन सब का टोटल, कि इस क्लासरूम का टोटल, मेरी पूरी बिल्डिंग के ओवरहेड मान लो 2 लाख रुपए है, तो उस 2 लाख में से इस क्लासरूम का कितना, उस क्लासरूम का कितना, ऑफिस का कितना। बात समझ आ गई भी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ। कहता है कि ओवरहेड के चैप्टर में हमें करना क्या है, सबसे पहले सारे खर्चे ले लो, एक एक करके सबका क्या करो, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर खर्चे को प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट में बांट दो इन द रेशो ऑफ देयर रीजनेबल बेसिस, और उसका टोटल कर दो। इसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी। सेकेंडरी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्राइमरी तक कोई डाउट है? अब कुछ एक मैं एग्जांपल्स बोल रहा हूं, आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस हिसाब से जो है आपके डिवाइड होने चाहिए। देखो पहला हमारा रेंट था, रेंट किस हिसाब से होगा, एरिया। बड़ा रूम तो ज़्यादा रेंट, छोटा रूम तो थोड़ा रेंट। अगला आपका रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस कराई, पेंट कराया, रेनोवेशन कराई, 2 लाख रुपए उसको दिए, कैसे बांटोगे? क्या, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, मान लो पूरी बिल्डिंग में पेंट हुआ, एरिया, बड़ा रूम पेंट ज़्यादा लेगा, रिपेयर ज़्यादा लेगा, छोटा रूम पेंट कम लेगा, तो बिल्डिंग की रिपेयर मेंटेनेंस भी कैसे जाएगी, एरिया के हिसाब से। अगला लाइटिंग का खर्चा, हीटिंग एंड लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ है, लाइटिंग अलग चीज़ है। लाइटिंग का मतलब ये बल्ब, छोटे रूम में 2 पॉइंट होंगे, बड़े रूम में 4 पॉइंट होंगे, तो एरिया के हिसाब से बांट सकता हूं। अगला एयर कंडीशन, एरिया, छोटा रूम 1 एसी चाहिए, बड़ा रूम 2 एसी चाहिए। या तो वो बताएगा कि इस रूम में 1 एसी है, उसमें 2 है, उस हिसाब से बांट देना। कुछ नहीं बोलता तो एरिया के हिसाब से। अगला है भाई तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, एक कारपेंटर वाला था, उसका टोटल महीने का 10,000 रुपए का फेविकोल का खर्चा हुआ। किसी में थोड़ी लगी, किसी बेंच में ज़्यादा लगी, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। कील लगी, 50,000 रुपए की कील लगी, एक बेंच में 5 लगी, एक बेंच में आपकी मान लो 5 लगी, एक बेंच में 10 लगी, किस बेस पे बांटोगे, इनडायरेक्ट मटेरियल को। फेविकोल का खर्चा हो गया, कील का, ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली आप अलोकेट नहीं कर सकते, आपको एक इनडायरेक्ट बेस चाहिए बांटने के लिए। किस बेस पे बांटोगे, इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा। जिस रेशो में आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम हुआ है, उसी रेशो में आप इनडायरेक्ट मटेरियल के खर्चे को बांटोगे। मतलब मेरा डायरेक्ट मटेरियल मान लो, इस पे अगर मान लो 20 रुपए का मटेरियल लगा है, तो डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में प्रोपोर्शनेटली ही इनडायरेक्ट खर्चे को बांटा जाएगा। क्लियर है? यानी मान लो इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट मटेरियल का 10% है, तो जहां पे 20 का डायरेक्ट मटेरियल लगा, 2 रुपए का क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल बचेगा डायरेक्ट मटेरियल की रेशो में। क्लियर है? अगला, इंश्योरेंस कराया आपने एसेट्स का, मान लो एसीज का इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कैसे लगता है? एक गाड़ी, मेरे पास 2 गाड़ी है, एक गाड़ी का इंश्योरेंस थोड़ा जाता है, एक का ज़्यादा। क्यों जाता है कम ज़्यादा? वैल्यू पे, गाड़ी के वैल्यू पे। इंश्योरेंस हमेशा किस पे लगता है, वैल्यू पे। तो इस रूम के अंदर जितनी एसेट्स है और साथ वाले रूम में जितनी एसेट्स है, हर रूम की जितनी जितनी एसेट्स है, इंश्योरेंस का खर्चा भी किस में डिवाइड होगा, एसेट्स के बेस पे। ऑफिस में मान लो एसेट ज़्यादा है तो इंश्योरेंस का खर्चा ज़्यादा, इस रूम में मान लो एसेट्स कम है तो इंश्योरेंस का खर्चा कम। तो इंश्योरेंस किस पे जाता है, एसेट्स की वैल्यू पे। लिखते जाओ साथ साथ, अगर नोट्स नहीं है घर पे रिवाइज करने के लिए तो फिर दिक्कत आएगी। पहले लिखना रेंट, रेंट 2 कॉलम बना लो, एक एक्सपेंस और दूसरा बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट। एक आपका कौन सा खर्चा है, दूसरा बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट।
ये बेसिस आपको तब यूज करने हैं जब क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन ने अगर अपना खुद का बेस कोई दिया हुआ तो उसका यूज करो। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तब हमारे ये बेस है। रेंट में एरिया। दूसरा लिखो रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, इसमें भी एरिया। तीसरा हीटिंग एंड लाइटिंग, इसमें भी एरिया। चौथा आपका एयर कंडीशन एसी, इसमें भी एरिया। अगला इनडायरेक्ट मटेरियल, इसमें आएगा डायरेक्ट मटेरियल। इंश्योरेंस में एसेट वैल्यू। इंश्योरेंस में एसेट वैल्यू। अगला समझना। अगला आपका रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट का यानी एसेट्स का। आप एसेट्स का रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हो, ठीक है, किस रेशो में बांटोगे बताओ। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट यानी एसेट्स वैल्यू के हिसाब से, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो ज़्यादा वैल्यू की महंगी चीज़ है उस पर रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा भी ज़्यादा आएगा, जो सस्ती चीज़ है उस पर कम आएगा, ठीक है। तो रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट यानी एसेट्स वैल्यू के हिसाब से, एसेट वैल्यू के हिसाब से। अगला है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू। जिसका वैल्यू ज़्यादा डेप्रिसिएशन भी क्या लगा होगा ज़्यादा, वैल्यू कम डेप्रिसिएशन भी कम। जनरल मशीन एक्सपेंस वैल्यू के बेस पे बांटेंगे जनरली, कुछ और मशीन आर्स पे भी बांट सकते हैं, ठीक है। जनरल मशीन एक्सपेंस वैल्यू ऑफ मशीन के बेस पे भी या आर्स के बेस पे भी बांट सकते हो। पावर का खर्चा, पावर, अब बिजली की बात हो रही है, तब लाइटिंग की थी, अब बिजली की बात है। पावर एक तो क्या मशीन कितनी हॉर्स पावर ले रही है, पहली चीज़। मान लो उस रूम में एसी चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा, पहली चीज़। दूसरी कितने घंटे चल रहा है, दो चीज़ें आ गई ना। बिजली का खर्चा किस पे डिपेंड करता है, एक तो यहाँ पे 8 घंटे बिजली चली है, वहाँ 4 घंटे, एक तो कितने घंटे काम हुआ। दूसरी चीज़ कितनी हॉर्स पावर चाहिए, उस रूम को चलाने के लिए हॉर्स पावर मान लो ज़्यादा चाहिए, मशीनें ज़्यादा हैवी है, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे कम। तो हॉर्स पावर मल्टीप्लाई में वर्क आवर्स वर्क, हॉर्स पावर मशीन की जो भी है मल्टीप्लाई में हार्स वर्क, कितने घंटे काम हुआ। हॉर्स पावर ऑफ मशीन मल्टीप्लाई में आवर्स वर्क, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रेशियो बनेगी उसमें बांटो। हॉर्स पावर ऑफ मशीन मल्टीप्लाई आवर्स वर्क, आवर्स वर्क कितने घंटे काम हुआ। सुपरविजन का खर्चा बताओ अभी। सुपरविजन, एक सुपरवाइजर है, उसको मैंने मान लो 10,000 रुपये दिए महीने के। डायरेक्ट तो है नहीं, उसने कोई मशीन प्रोडक्ट तो बनाया नहीं, उसने सिर्फ उसका काम क्या था सुपरवाइज करना सारा। उसको प्रोडक्शन, उसने कुछ बनाया नहीं, उसको क्या लेना देना। सुपरवाइजर का नंबर ऑफ वर्कर्स पे, उसके नीचे वर्कर कितने हैं उतने पे डिपेंड करेगा। एक सुपरवाइजर के नीचे 10 वर्कर है तो उसने 10 को सुपरवाइज किया, एक के नीचे 20 है तो उसने 20 को किया, तो उसका खर्चा उन 10 वर्कर पे बटेगा या 20 पे, अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होगा। तो सुपरवाइजन का खर्चा जो है नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाएगा। टाइम कीपिंग का, एक बाहर गार्ड बैठा है, वो आपका रजिस्टर में एंट्री मेंटेन कर रहा है। टाइम कीपिंग हमने पढ़ा था, कितने बजे आए कितने बजे आए वो सारा मेंटेन कर रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ पे, जितने एम्प्लॉई है उसकी मेहनत उतनी ज़्यादा। मान लो उसको 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, ठीक है, 1000 एम्प्लॉई है तो सब में इक्वल बढ़ जाएगा, बात क्लियर है। तो उसका खर्चा सारे एम्प्लॉइज़ पे इक्वल, तो नंबर ऑफ वर्कर्स की रेशो में बढ़ जाएगा ये भी। टाइम कीपिंग मतलब जो गार्ड है आपका रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, तो उसकी 10,000 रुपये आप मान लो सैलरी दे रहे हो टाइम कीपिंग रखने की। कौन कित टाइम कैसे करोगे,
हैं? टाइम पे कैसे करोगे? एक मान लो गार्ड है, वो 100 एम्प्लॉयज़ का रजिस्टर मेंटेन करता है, 100 एम्प्लॉय कब आए, कब गए, कितने बजे छुट्टी ली, वो उसका मेंटेन कर रहा है, उसको आप 10,000 रुपये दे रहे हो, कैसे बांटोगे? इस कमरे पे कितना खर्चा आएगा उस 10,000 में से? प्रोपोर्शनेटली आएगा ना। उस 100 एम्प्लॉय में से यहाँ पे मान लो 10 एम्प्लॉय है, 10% है, तो 10,000 का 10% यहाँ डाल दो। पूरी बिल्डिंग में अगर 100 एम्प्लॉय है तो इस कमरे में कितने हैं, तो प्रोपोर्शनेटली उतने एम्प्लॉय का खर्चा यहाँ पे डल जाएगा। हर कमरे में जितने जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रेशियो में वो खर्चा उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका काम ही क्या है, एम्प्लॉयज़ की मेंटेनेंस करना एक तरह से। अगला है कैंटीन एक्सपेंस। एक कैंटीन है, कैंटीन एक्सपेंस का बेसिकली मतलब है कैंटीन आपसे कुछ नहीं चार्ज कर रही, चाय पानी वगैरह जो फ्री देती है वो खर्चा है। किस पे जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर, जितने वर्कर उतने चाय पानी अकॉर्डिंगली चलेगी। इस रूम में मान लो 10 वर्कर है तो यहाँ पे चाय पानी का खर्चा 10 के अकॉर्डिंग आएगा, उसमें 20 है तो उसमें इसके डबल खर्चा जाएगा। तो कैंटीन एक्सपेंस आपका जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। ये बेसिकली सारे आ रहे हैं इनडायरेक्ट आपके लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर की रेशियो में जाता है। जैसे आपका इनडायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट मटेरियल में डाल दिया था, ऐसे इनडायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल में जा रहा है। क्लियर है? ये सारे बेसिकली इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर से रिलेटेड खर्चे हैं। अगला है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय वेलफेयर में आपका रहना खाना पीना उनका हो गया, जितने ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे उतना ज़्यादा वो पैसा लगेगा। नीचे लिखो अदर इनडायरेक्ट ओवरहेड्स, अदर इनडायरेक्ट लेबर। जितने भी बाकी अदर इनडायरेक्ट लेबर बची है सारी किस पे जाएगी? नंबर ऑफ वर्कर्स पे। 2 4 5 एग्जांपल दे दिए, बाकी सारे उसी में जाएंगे। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय, या फिर दूसरा लिख लो वेजिस की रेशो में भी जा सकता है। वेजिस ऊपर वाले तो सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रेशो में थे ना, ये वाला आपका वेजिस की रेशो में चला जाएगा। जिसकी वेजिस ज़्यादा उस पर इनडायरेक्ट लेबर का भी ज़्यादा, जिसकी वेजिस कम उस पर इनडायरेक्ट लेबर का भी कम। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईएसआई। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, खर्चा है उसका, पीएफ और ईएसआई कहाँ जाएगा, किस रेशो में? एक एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 है, एक की 5,000, सेम रहेगा पीएफ ईएसआई या अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि पीएफ ईएसआई की परसेंटेज फिक्स है, लगती किस पे? सैलरी पे ना, वेजिस। लीव विद पे, लीव विद पे, जैसे महीने में 2 4 छुट्टी अलाउड है कि आप इतनी छुट्टी मारोगे पैसा मिलेगा, तो लीव अलाउड है विद पे, किस रेशो में जाएगा? वही एग्जांपल है ना, आपके एक बंदा तो 10,000 वाला है वो छुट्टी ले रहा है, एक 5,000 वाला पर्सन छुट्टी ले रहा है, तो वेजिस के रेशो में जाएगा। एक की छुट्टी आपको महंगी पड़ेगी, एक की छुट्टी सस्ती पड़ेगी। ग्रेचुटी आप पे करो रिटायरमेंट पे, वो भी वेजेस। जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसकी ग्रेचुटी भी ज़्यादा बनेगी, जिसकी सैलरी कम है उसकी ग्रेचुटी भी कम बनेगी। हो गया भाई। अगला आता है स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड का मतलब होता है आपका जो वेयर हाउस के खर्चे हैं, बेसिकली वेयर हाउस में खर्चे होते हैं मेंटेनेंस वगैरह के। किसके बेस पे बांटेगा वो? मतलब उसको आने जाने के खर्चे जो होते हैं वो आपके जाते हैं नंबर ऑफ स्टोर रिक्विजिशन पे। दिन में 4 बार माल आ रहा है तो 4 बार उसको संभालना पड़ेगा, तो पूरे दिन का जो खर्चा है वो कितने में डाल जाएगा? 4 में डिवाइड होगा। नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन, यानी आप जितनी बार ऑर्डर करते हो उतनी बार माल आएगा, और जितनी बार माल आएगा मुझे उतनी बार संभालना पड़ेगा। तो स्टोर्स ओवरहेड जाते हैं आपके नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशंस पे। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, इसके कई बेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। मटेरियल के वेट पे भी हो सकता है, मटेरियल की वैल्यू पे भी हो सकता है, उसके नंबर ऑफ बॉक्सेस पे भी हो सकता है। 2-3 लिख लो। वेट ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम, वैल्यू,
नंबर ऑफ बॉक्सेस। डिपेंड करता है मटेरियल किस फॉर्म में है। मटेरियल कट्टों की फॉर्म में है तो नंबर ऑफ आपके बॉक्सेस कितने हैं उसमें, वैल्यू के बेस पे है तो वैल्यू में। आपका मटेरियल किस तरह से है उसका हैंडलिंग का खर्चा उसी अकॉर्डिंग जाएगा। मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो बच गए, मिसलिनियस एक्सपेंसेस या तो डायरेक्ट लेबर पे बांट दो या फिर डायरेक्ट मटेरियल पे बांट दो। क्रेन एक्सपेंसेस, क्रेन एक्सपेंसेस, क्रेन आई थी, क्रेन मान लो जैसे फैक्ट्री में क्रेन काम कर रही है तो क्रेन आई, क्रेन वाले ने 10,000 रुपये किराया ले लिया, क्लियर है, तो 10,000 रुपये कैसे चार्ज करोगे, किस डिपार्टमेंट में कितने घंटे क्रेन ने काम किया। इस डिपार्टमेंट ज़्यादा काम हुआ तो इस पर ज़्यादा खर्चा आएगा, उस पर कम हुआ तो कम। नंबर ऑफ आवर्स क्रेन वर्क इन डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ आवर्स क्रेन वर्कड इन डिपार्टमेंट। जनरल ओवरहेड, बाकी जितना भी जनरल बच गया मिसलेनियस, डायरेक्ट लेबर या फिर लेबर आवर्स या फिर मशीन आवर्स। 3-4 बेस होते हैं, ये हम लास्ट पे पढ़ेंगे। 4-5 हमारे ऐसे बेस है, कुछ ना मिले इनमें से कोई ना कोई सेट बैठ जाएगा। डायरेक्ट लेबर, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, इनमें कौन सा होगा वो एक बार देखेंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, फ्रेमिंग पे, ठीक है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, दूसरे से तीसरे में, इंटरनल ट्रांसपोर्ट। टेक्निकल एस्टिमेट्स, जो भी वो एस्टिमेट बताएंगे 5-10% जितना भी है उसके अकॉर्डिंग ले लें। क्लियर है अभी? तो ये आपका था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान से समझना, जितने भी खर्चे हैं, जो जो क्वेश्चन ने दे रखे हैं सारे खर्चे लिख दो, उन सब के क्या लिख दो, टोटल अमाउंट लिख दो। खर्चों के हिसाब से मैंने आपको बेसिस बता दिया कौन कौन सा होगा, अब ये पूरी लिस्ट बन गई। तो रेंट दिया हुआ तो बेस में आ जाएगा एरिया, जो भी खर्चा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग क्या लिख दो, उसका बेस लिख दो, और जितने प्रोडक्शन या सर्विस डिपार्टमेंट है उन सब में उसकी रेशो में बांट दो। बात समझ आ गई? और लास्ट में क्या कर दो, उनका टोटल। इतना काम हमारा होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब ओवरहेड के खर्चे को मैंने क्या था, मेरे पास 10 तरह के खर्चे थे, रेंट, बिजली, पानी, उन सब को खर्चे में अब इस तरह से डिवाइड कर दिया कि अब मेरे पास खर्चा कैसे आ गया, डिपार्टमेंट वाइज आ गया। मतलब मेरे पास जो खर्चा पहले था वो था एक्सपेंस वाइज, अब खर्चा कैसे आ गया, डिपार्टमेंट वाइज। इस रूम का खर्चा, उस रूम का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, तो इसको कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक बार प्राइमरी तक की चीज समझो। यहाँ तक में कोई डाउट? पहले आपका ओवरहेड के खर्चे आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि खर्चे कितने हैं, 5, 10, 15 उनके अमाउंट, फिर उनका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उनका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद वो कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं। 3-4 स्टेप्स में होता है काम। बात क्लियर है? तो ओवरहेड चैप्टर का हमारा फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि जितने भी खर्चे हैं सबसे पहले उसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी खर्चे की जगह अब डिपार्टमेंट वाइज खर्चा बना दो। क्लियर है? फिर इस डिपार्टमेंट में जितने लोग होंगे उसमें वो खर्चा बढ़ जाएगा। पहले मैंने क्या किया, पूरे एकेडमी के खर्चे को रूम्स के अंदर डिवाइड कर दिया कि जितने रूम्स हैं उसके अकॉर्डिंग उतने खर्चे हो गए। फिर जिस रूम में जितने स्टूडेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। वो बात का काम है। बोलो भी, यहाँ तक कोई डाउट?